Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Yes, class has started. Anuj, to your question, yes, it is necessary for the speaker to recognize the leader of house. Yes. Okay. I'm well, thank you. So, in our class day before yesterday, we finished all presiding officers except the vice president. Yes or no? Correct. Audio video okay? Abhishek, I think that might be a problem on your end, but audio video okay? Could just somebody tell me? Yes, all good. Perfect. ठीक है. So we were discussing in parliament and state legislatures. We are done with the overview. We are done with the composition. We are done with houses. We were doing presiding officers. We've done all else except the vice president. Now we're going to study the vice president and then move to procedures, right? I'll finish them up, and there's some the two three changes I wanted to make. I wanted to add some historical context. थोड़ा सा research में एक दिन का और time है. We'll give it to you. चलिए पढ़ते. In the meantime, so the vice president of India, who happens to be the ex officio chair of the Rajya Sabha, मतलब ये हुआ कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी राज्यसभा के चेयर हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे. ठीक है. ऑल राइट. नाउ ऑल ऑफ यू आर अवेयर this has also been in the news. Can anyone tell me why this has been in the news? बहुत सिंपल सवाल है. Why has this been in the news? Correct. We've had a midterm resignation. A midterm, right? We've had a midterm resignation of our ex-vice president, Dhankar Sahab, and today we have Shri C.P. Radhakrishnan as the vice president of India. ये सितंबर 2025 में हुआ था. सो इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए ये वाला पार्ट हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसको इसलिए हमें थोड़ा सा और डिटेल में करने की जरूरत है देन व्हाट इज टू बी फंडामेंटली कवर्ड. ठीक है, तो शुरू करते हैं. He resigned so the UPSC could ask a question. ठीक है भाई. ओके, तो कहानी शुरू करते हैं. कहानी शुरू होती है आर्टिकल 63 से. ये आर्टिकल नंबर हमें याद रखने की जरूरत नहीं, बट इंपॉर्टेंट शब्द आर्टिकल 63 का ये है that there shall be a vice president of India and the vice president shall be the ex officio chairperson of the Council of States and not hold any other office of profit. इससे एक बात और समझ में आती है कि ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है which is a disqualification criteria कि आप एक बार में एक से ज्यादा सरकारी पद नहीं रख सकते, उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वाइस प्रेसिडेंट एक एग्जेम्पशन है. करेक्ट और नॉट? यस. और ये जो एग्जेम्पशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जेम्पशन है. सो प्री के सवाल को ध्यान रखेंगे, प्री के सवाल को दिमाग पे याद रखेंगे कि द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस is an exemption to office of profit constitutionally. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है? यस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज दे रखा है. ठीक है. इसके अलावा apart from being the ex officio chair of the Rajya Sabha, the vice president cannot hold any other office of profit. उनको सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा ऑफिस अलाउड है which is the ex officio chair of the राज्यसभा. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें पता होना चाहिए. ठीक है. फिर
एक कॉन्टेक्सचुअल आर्टिकल है आर्टिकल 65, जो इस ऑफिस के बैलेंस के बारे में बात करता है, और सारी कहानी यहीं से समझ में आ जाती है। अब ध्यान से समझना, यहां लिखा है एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस वीकेंट हो जाए, और जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आए तब तक वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का काम संभालना पड़ेगा। सो दैट इज वाई देर इज ए सेकेंड लेयर ऑफ कंडीशनिंग, इसलिए उसको ऐसे लिखा गया है, प्रोवाइडेड दैट कोई भी ऐसा पीरियड है जिसमें द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के फंक्शंस अंडर 65 वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब बहुत ध्यान से सुनिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो वो राज्यसभा के चेयर नहीं है। ये समझ आ गया? एक लाइन में 65 का मतलब समझ में आ गया। अगर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो वो राज्यसभा के चेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो राज्यसभा के चेयर को सैलरी या अलाउंस मिलती है अंडर आर्टिकल 97, वो भी इन पे नहीं लगेगी। क्लियर? सो नो सैलरीज और अलाउंसेस which are payable to the chairman of the Rajya Sabha under Article 97, ये भी इनको नहीं मिलेंगी। वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयर कैन कोएग्जिस्ट, जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, इन दैट सिनेरियो यू विल स्टॉप बीइंग द चेयर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है? कॉन्टेक्चुअली ये भी कहा जाता है that the vice president is the second highest elective office in the country. ठीक है? और इसको गवर्न करने के लिए you have the Constitution of India, you have the President and the Vice Presidential Elections Act. This act was passed in 1952, और इसी एक्ट से निकलने वाले कुछ रूल्स। ठीक है? These are the governing provisions of the presidential and the vice presidential elections. ठीक है? इन तीनों को जोड़ते हैं तो एक कंप्लीट कोड बन जाता है, a code for regulating all the aspects of the conduct of elections to the vice president of India. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर सेम है, which we understand it to be, which is nothing but 5 years. ये तो बहुत क्लियर है। ठीक है? अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता। हमें ये पता है that 1/3 of the राज्यसभा members will retire every 2 years. So on an average एक राज्यसभा मेंबर का जो टेन्योर है वो 6 years का होता है, लेकिन जो चेयर ऑफ द राज्यसभा अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर 5 years होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? गुड। नाउ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, रेजिग्नेशन वगैरह के कॉन्टेक्स्ट को हटा दिया जाए तो जो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है उनका टर्म खत्म होने से पहले नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। सिंपल इनफ। जो आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट है उनका टर्म खत्म होने से पहले जो अगले वाइस प्रेसिडेंट आएंगे उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये किस चीज का एप्लीकेशन है? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ नथिंग बट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट एट ऑल times. Are we clear on this? There shall be a vice president of India. इसलिए ठीक है? गुड। अब इसमें थोड़ी सी बाल की खाल और खींचते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे
तो क्या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाएगी? फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? क्वेश्चन उठता है कि नहीं? अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गए 2-4 महीने के लिए, जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो रहा है, सडन डेथ हो गई या रेजिग्नेशन हो गया या कुछ हो गया, तो फिर क्या वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट रहेगा? एनी आइडिया ऑन व्हाट दैट आंसर इज? वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, डिप्टी चेयर थोड़ी बनेंगे। ओके the role on the vice president as the role of the Rajya Sabha chairperson will be done by the deputy chair. Yes. बट अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली रह गया और वो प्रेसिडेंट बन गए उस टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए, फिर क्या होगा? यस और नो? एनी आइडिया? अनुज, सीजीआई कहां लिखा है? टेल मी, वेयर इज इट रिटन that the CGI will officiate as the vice president if the vice president is going to be officiating the duties as the president? मेरे बात का सवाल का जवाब दो। प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है, लेट अस से प्रेसिडेंट की इन ऑफिस सडन डेथ हो गई, ठीक है, क्लियर? In that scenario, the vice president will become acting president. Yes. और ये जो वाइस प्रेसिडेंट के जो राज्यसभा वाले फंक्शंस हैं वो तो डिप्टी चेयर संभाल लेंगे, बट व्हाट अबाउट द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? यस और नो? Any idea? Good. The VP's office will remain vacant until there is the new president. Agreed? जो भी कह रहा है सीजीआई, जो भी कह रहा है सीजीआई, वो प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि नहीं? द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1965, सॉरी 1969, उसमें क्या लिखा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट एज द प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं या वाइल डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे, तब सीजीआई या तब एनी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल स्टेप इन। यही लिखा है? गुड। इसका मतलब ये खाली रहता है। क्यों? क्यों? कॉन्सेप्ट समझिए। Even when the president is when the vice president is discharging the functions as the president, the vice president does not fully become the president of India. Yes or no?
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपको जल्दी से जल्दी कराना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता तब तक द वाइस प्रेसिडेंट विल डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट ओनली अपना काम कर रही है। The vice president does not assume the full charge and the glory of the president of India. क्या ये बात समझ में आई? Are we clear on this? Yes or no? ठीक, यहां तक क्लियर है? ऑल राइट। अब आगे की बात समझो। आगे की बात, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है that the vice president might suddenly resign. The vice president might suddenly take ill, or the vice president may face death. Very possible. Yes, correct. In that scenario, the only option is to have a new vice president. कोई ऑफिशिएटिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता। इसका लॉजिकली रूल समझिए। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की जिंदगी से राज्यसभा की चेयरमैनशिप हटा दूं, यू आर जस्ट ए बैकअप प्रेसिडेंट, यू आर जस्ट अ वेटिंग इन एक्टिंग प्रेसिडेंट, और तो कोई आपका एक्चुअल टेक्निकल काम नहीं है। सो दिस इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर, नीदर डू द लॉज प्रोवाइड फॉर एन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? वी आर ओके विद दिस? एक्सेलेंट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, और ये कैसे किया जाता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारे वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? कौन इलेक्ट कर रहा है? हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस, फर्स्ट, members of the Lok Sabha and members of the Rajya Sabha, and please understand, all elected and nominated members. ठीक है, all elected and nominated members, ये as it is आर्टिकल 66 में बहुत क्लियरली लिखा गया है। ठीक है, अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्ट नहीं लेते, नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्ट नहीं लेते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट क्यों लेते हैं? जो हमने परसों, कैन आई प्लीज टीच सौरभ, इफ दैट इज ओके विद यू? इफ आई आस्क यू देन यू रिस्पॉन्ड, okay? Don't clutter the comment box, have patience. With knowledge comes a lot of patience and a lot of humility. Because I keep a check on the comment box just in case there's a tech issue. So don't unnecessarily flood it. Let me answer this question. So the idea behind this is, I've already answered PCM, so don't again rattle the comment box. Please understand what I'm saying. The president and the vice president have two different constitutional positions. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का भी चेयर है, और हमने परसों की क्लास में सीखा था, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। दे आर सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स, they are subject to the same procedure, they are subject to the same discipline, and the person enforcing that discipline, the person enforcing those rules, is the vice president of India.
So as Saurabh has very rightfully said, you are not just choosing the Vice President of India, you are also choosing your chair of your house. So that is why the Rajya Sabha will always have a special place when it comes to the election of the Vice President. अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्यों नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते? Because of what we've discussed as rule number 1, democratic mandate. अगर आप एक कंट्री के फर्स्ट ऑफिस को इलेक्ट कर रहे हो, आपका खुद का इलेक्टोरल मैंडेट नहीं है. The entire allocation of votes is based on elected offices. एमएलए का कितना वोट होना चाहिए उसके बेसिस पर हम एमपीज का वोट्स निकाल रहे हैं. इट इज अ वेरी इंटेंसली डेमोक्रेटिकली ड्रिवन एक्सरसाइज. तो इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट करते हैं. ठीक है, गुड. नाउ we have also discussed the concept of continuity of office. कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसे लोग हैं, चाहे उनका टर्म ही खत्म ना हो जाए, जब तक दूसरा वाला नहीं आ जाता तब तक हम अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते. The vice president's office is effectively one of those. The vice president's office is effectively one of those, and that is exactly what we are referring to. So the vice president, कोई फर्क नहीं पड़ता टर्म एक्सपायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब तक अगला वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मली चार्ज नहीं ले लेते, does not enter office, the outgoing vice president will continue to remain in office. It is again nothing but an application of the principle of share. So continuity of office. ठीक है, आर वी ओके विद दिस? यस, क्योंकि कभी कभी हो सकता है हफ्ता 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, कोई बात नहीं. ठीक है, ना डेथ, removal, resignation of the vice president, the constitution does not provide for any method of succession apart from a fresh election. अगर कुछ भी मिड टर्म होता, the only option to a vice presidential succession is fresh election, और कोई तरीका नहीं है. Clear? So this is a point we must always know, that any vacancy for any reason would always be dealt with a fresh election. ये आर्टिकल 67 में बहुत क्लियरली इन दोज वर्ड्स लिखा है. ठीक है, ओके. अब सवाल ये उठता, थोड़ा सा हम अगर टेक्निकल डिटेल्स में चले जाएं कि ये इलेक्शन होना भी होता है तो कब होता है, कैसे होता है. जस्ट बिकॉज वी सीन abnormal, anomaly or an abnormality in a vice presidential election. जो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट है 1952 का, उसमें सेक्शन 4 में बहुत क्लियरली लिखा है. ठीक है, द इलेक्शन, और बहुत ध्यान से सुनना, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 क्लॉज 3 of the President and Vice Presidential Elections Act of 1952, Section 4 of Presidential Vice Presidential Act 1952, आप अंडर सेक्शन 4 सबसे पहले एक नोटिफिकेशन इशू करोगे, और नोटिस फॉर कॉलिंग द इलेक्शन. ये नोटिस कौन इशू करता है? The election superintendence of all of this
इज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इलेक्शन का notice of conducting the vice presidential election will generally be done 60 days or before the expiry of the term। ठीक है, जो आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट का टर्म है उसके 2 महीने पहले खत्म होने तक आप एक नोटिस इशू करोगे कि हमें इलेक्शन कंडक्ट कराना है। ठीक है, और वो इलेक्शन शेड्यूल जनरली ऐसे फिक्स किया जाता है कि जो नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे वो उस दिन ऑफिस एंटर करेंगे जिस दिन पुराने वाले का टर्म खत्म हो रहा होगा, ताकि कंटिन्यूटी ऑफ ऑफिस बनी रहे। अगर बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाए, दैट इज व्हाई यू हैव दिस प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ऑफिस। आर वी ओके विद दिस? यस, ठीक है, गुड। इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? द इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन को ये पावर कहां से मिली कंडक्ट करने की? अंडर आर्टिकल 324, the superintendence control of electoral rolls and elections to presidential, vice presidential, यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट पार्लियामेंट, ये 4 चीजों का इलेक्शन ईसीआई कराता है। इलेक्टोरल पॉलिसी में जब हम मेंबर्स क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे तब मैं पढ़ा दूंगा, बस इतना बेसिक है। अब हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, बहुत ध्यान से सुनते हैं। निखिल यादव, दिस इज माय फाइनल वार्निंग टू यू, डू नॉट डिस्टर्ब। 200 से ज्यादा बच्चे हैं जो चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बीच में रोक के आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। और अगर इतना लिहाज नहीं है एक ऑनलाइन क्लास है, क्लासरूम में बैठने का, तो फिर एग्जाम में कैसे हम लोग कंसंट्रेशन से पढ़ाई करेंगे? और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके बाद हम राइट्स और सोशल इश्यूज को मर्ज करके पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा मतलब ये बहुत, इट इज अनबिकमिंग, योर कंडक्ट इज अनबिकमिंग, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आर्टिकल 66 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली सेज, और यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, proportional representation with a single transferable vote and a secret ballot। यहां प्रोपोर्शनल ट्रांसफर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा सुपरफिशियल मामला है, बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो हम इसे मान लेते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन है। फिर हमारी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में देयर आर 3 बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू नो, उसके अलावा तो ऑफ कोर्स इज कॉमन। फर्स्ट, you have to be a citizen, does not matter how, you have to be a citizen of India in any manner, birth, descent, registration, uh, naturalization, occupation, does not matter। Second, minimum age has to be 35, ये मैंने आपको बता रखा है। yes, 25, 30, 30, 25, 30 and 35 है ना। लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा एमपी 25, अपर हाउस एमपी 30, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर 35। 5-5 साल का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलता है। क्यों चलता है? ताकि दे हैव मोर एक्सपीरियंस एंड दे हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, यू मस्ट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट अ राज्यसभा सीट। यू मस्ट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट अ राज्यसभा सीट। तो इसका एक मतलब तो ये हुआ कि इसमें एज वाला फैक्टर नहीं लगेगा। दूसरा मतलब ये हुआ, आपको किसी भी रीजन से एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई कर रखा है, यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड बाय द हाई कोर्ट,
You can be disqualified for Representation of People's Act. You can be disqualified under Section 8. You can also therefore be disqualified to be a Rajya Sabha MP. कोई भी रीजन की वजह से अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो तो आप राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? आर वी क्लियर ऑन दिस? गुड। एंड फोर्थ, you cannot hold any other office of profit unless you have to act as the president. ठीक है? गुड। और इसी आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में लिखा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर्स आर नॉट डीम्ड टू बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जेम्पशंस हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के: President, Vice President, Governor, and Ministers. Union Ministers also, Central Ministers also. Why? Because Ministers also have to be members of the respective houses, and Governor, because the Governor is also participating. The Governor के लिए साथ क्यों कहते हैं Office of Profit? Why is the Governor exempted? Because in a lot of states, the Governor is also holding other posts like Chancellor of State Universities. The governor is also hosting posts where you're a member, you're a participating agency in some other committee, some high-powered committee, and so on and so forth. That is why. ठीक है? Clear? Good. अब इसके अलावा कोई भी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पढ़ने की कोई खास जरूरत है नहीं, बस ब्रॉडली हमें पता होना चाहिए। क्या मुझे प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल नंबर रटे होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। कोई आपसे आर्टिकल 65, 66, 67, 68 कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स में लिखा क्या है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है according to the constitution the president's office is exempt from office of profit, will that be a correct statement or an incorrect statement? Will be a correct statement. According to the constitution the vice president's office will be conducted from a method of proportional representation, single transferable vote and secret ballot. Correct statement. ये आना चाहिए कि कोर चीजें क्या लिखी हैं, हमें बस उतना पता होना चाहिए। जो आर्टिकल रटे होने चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, जो आर्टिकल नहीं रटने हैं मैं आपका हार्ड ड्राइव अननेसेसरीली कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक है? गुड। अब क्योंकि इस साल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन न्यूज में है तो इस साल थोड़ी सी टेक्निकलिटी हमें और देखनी पड़ेगी। ठीक है? अब जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है तो कोई इलेक्शन में खड़ा होगा तो कोई ना कोई अपने आप को नॉमिनेट करेगा या कोई नॉमिनेशन करेगा कि भाई मैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है? ये जो नॉमिनेशन पेपर है दिस इज डन एज पर द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स जो 1974 में आए थे। ठीक है? नेक्स्ट, बहुत ध्यान से समझना, आपके नॉमिनेशन पेपर में कम से कम 20 electors as proposers and 20 electors as seconders. ठीक है? 20 electors as proposers and 20 electors as seconders. इलेक्टर कौन हुए? सिटिंग एमपीज ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले 20 लोगों का नाम जो सीधा डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये बने, और इन्हीं 20 लोगों के बाद अगले 20 लोगों का नाम, हाँ ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, इसको हम सपोर्ट करते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? पक्का? गुड। एक नॉमिनेशन डे डिसाइड होता है, उस नॉमिनेशन डे के दिन वो आके अपना नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं। वो पेपर कैंडिडेट खुद सबमिट कर सकता है, वो पेपर कैंडिडेट का कोई प्रपोजर सबमिट कर सकता है, वो कैंडिडेट का कोई सेकेंडर सबमिट कर सकता है। Anybody, the candidate or the proposer
or the seconder can submit the nomination papers. बस इतना समझ आया? क्लियर है? प्रपोजर और सेकेंडर का मतलब ये हुआ, इसको क्लास के हिसाब से समझो। क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो नेतागिरी करेंगे। कॉलेज में नेतागिरी नहीं करते थे कि हमें इस क्लास में एसी चाहिए, राइट? फिर उनको देख के 4-5 लोग और बोलेंगे हाँ हाँ सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। दिस इज प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स, और कुछ नहीं, बस। ठीक है, गुड। अब यहां तक समझ में आ गया। अब यू आर एलिजिबल टू कंटेस्ट राज्यसभा इलेक्शन। तो भाई राज्यसभा की एलिजिबिलिटी क्या हुई? राज्यसभा की टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्या हुई? राज्यसभा की टेक्निकल एलिजिबिलिटी ये हुई कि आपका नाम हमारे देश के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। समझ आया? आपका नाम हमारे देश के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है कि राज्यसभा, जो एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, उसका इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको उस स्टेट का होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको पिछले हफ्ते पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, व्हेन यू वर डूइंग कंपैरिजंस ऑफ हाउसेस। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन बाद में हमने रूल चेंज किया और कहा यू कैन कंटेस्ट ए राज्यसभा सीट फ्रॉम एनीवेयर एज लॉन्ग एज योर नेम अपीयर्स in the electoral roll of any parliamentary constituency. ठीक है? अब इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करनी होती है कि देखो मेरा नाम इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज एन इलेक्टर रजिस्टर्ड है। ठीक है? हालांकि प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको 15,000 रुपए एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है। ठीक है? अब इलेक्टोरल मशीनरी में क्या होता है कि जो भी इलेक्शन होता है वो एक ग्राउंड लेवल पे कोई कंडक्ट करा रहा होता है, जिसका काम होता है उस ग्राउंड लेवल पे उस इलेक्शन को नॉमिनेशन से लेके रिजल्ट डिक्लेरेशन तक पूरी की पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। ऐसे लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर्स कहते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा, आपकी पहली पोस्टिंग एज एन एसडीएम लगेगी फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू गेट इनटू द आईएएस। आप रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे एमएलए इलेक्शंस के लिए। द कलेक्टर्स आर रिटर्निंग ऑफिसर्स जनरली फॉर एमपी इलेक्शंस। ये समझ आ रहा है? सो रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग ए स्पेसिफिक इलेक्शन ऑन ग्राउंड। सो XYZ कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर ABC है, सिंपल। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है? अब आपको पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन याद आ रहा है? पार्लियामेंट के कॉम्पोजिशन मैंने आपको सेक्रेटरी जनरल के बारे में बताया था, जो इंडिया के हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होते हैं। लेकिन जितनी एक्सपोजर कैबिनेट सेक्रेटरी को होता है, उतना ही इनवर्स एक्सपोजर सेक्रेटरी जनरल को होता है। उनका काम है हाउस के अफेयर्स को चलाना। दे आर द वंस हु आर वेरी वेल वर्स्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। सो ये बाय कन्वेंशन होता है। हमारे पास 2 सेक्रेटरी जनरल हैं, एक सेक्रेटरी जनरल लोकसभा है, एक सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा है। सो ये बाय कन्वेंशन होता है ऑन रोटेशन बेसिस। एक बार लोकसभा सेक्रेटरी जनरल, एक बार राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल। Are we clear on this? And they are supported by senior officers of the parliament. Clear? पक्का? Good. ये सारे अपॉइंटमेंट कौन रिटर्निंग ऑफिसर होगा? ये इलेक्शन कमीशन करता है। क्यों? सुपरिटेंडेंस ऑफ द इलेक्शन इज विद द ECI। 2022 में जब इलेक्शन हुआ था, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा वाज द रिटर्निंग ऑफिसर। अभी जब हुआ है, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा वाज द रिटर्निंग ऑफिसर। इसके बाद जो होंगे सेक्रेटरी जनरल लोकसभा।
ठीक है, क्लियर, गुड। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन, क्या एक कैंडिडेट एक से ज्यादा नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर सकता है? और जितनी बार सबमिट करोगे क्या उतनी बार 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। देखो, नॉमिनेशन पेपर क्या है? एक फॉर्मेलिटी है। इट इज एन एप्लीकेशन फॉर यू टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। ठीक है, इट इज एन एप्लीकेशन फॉर यू टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर वी क्लियर ऑन दिस? पक्का? देखो, आयुष ने प्रीमच्योरली हमको बता दिया है, तो अभी हमको आयुष को भारत रत्न अवार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। 2 सेकंड शांत रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, गुड। इस बात को पहले ध्यान से समझिए। Why would you allow for nomination papers to be filed again and again? क्यों? क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि अगर आपके नॉमिनेशन पेपर्स की एंट्रीज में गड़बड़ी है तो वो पेपर रिजेक्ट करा जा सकता है। समझ आ रहा है? सपोज उसने फोन उठा के सेकेंडर नंबर 14 को फोन कर दिया कि हाँ भाई, आपने कहा है कि ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ना चाहिए। अब सेकेंडर नंबर 4 थोड़ा से लिटिल लिटिल करके थोड़ा चिल कर रहे थे, उन्होंने कहा हमको नहीं करना, ये सब रॉन्ग नंबर है, चलो बाय। काट दिया नॉमिनेशन पेपर, फिर क्या करोगे? ठीक है, यस, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू फाइल 4 नॉमिनेशन पेपर्स। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटू 4 करके 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। पैसा एक ही बार देना पड़ेगा। नॉमिनेशन पेपर आप 4 बार भर सकते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, गुड। अब उल्टा सोचो, ये जो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स हैं, क्या ये 2-3 लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं? क्या ये 2-3 लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। An elector can propose or second the name of only one candidate at a vice presidential election. ठीक है, पक्का? ये इलेक्टर लिखा है ना, तो इलेक्टर का क्या मतलब होता है? जो इलेक्टर इलेक्शन में पार्ट लेंगे। कौन पार्ट ले रहे हैं इलेक्शन में? एमपीज पार्ट ले रहे हैं, बस। मतलब तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये ध्यान रखना है बेटा। ध्यान से नहीं सुनना है, ध्यान से नहीं सुन रहे बेटा। Are we clear on this? Good. So, proposers and seconders can only back one person. ठीक है, गुड। तो अगर एक से ज्यादा लोगों को कर दिया तो जिसका नॉमिनेशन पेपर पहले पहुंचा, आपका नाम उसके लिए काउंट होगा। मतलब लेटर से एक प्रपोजर है जिसने कैंडिडेट ए के लिए भी अपना नाम लिखवा दिया, बी के लिए भी अपना नाम लिखवा दिया, हाँ हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बी का पेपर पहले पहुंच गया नॉमिनेशन के रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो वो ए में काउंट नहीं होगा। फिर ए वाला उसको पकड़ के अलग से धोएगा, वो अलग बात है। ठीक है, गुड। क्या नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट करे जा सकते हैं? बिल्कुल करे जा सकते हैं। कि जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स की जांच हो रही है, हमें लग रहा है कि आप एलिजिबल नहीं है, या जो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, आपके पास इनफ नंबर नहीं है, जिस फॉर्म में जहां साइन करने को बोला था, जो ठप्पा लगाने को बोला था, वहां नहीं लगाया, जो सिग्नेचर्स हैं वो जेन्युइन नहीं लग रहे हैं, आपने कुछ भी बना के लिख दिया है, तो ऐसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? ठीक ना। ये इलेक्शन जनरली पार्लियामेंट के अंदर ही कंडक्ट होता है, देयर इज अ सेपरेट वेन्यू दैट इज टेकन। अब इस पे आ जाओ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। इसका मतलब
कुछ ना कुछ तो वोट वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो वोट वैल्यू होगी। एक वोट कितनी बार गिना जाएगा, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो आएगी। प्रपोर्शन का क्या मतलब है? योर वोट्स आर काउंटेड इन प्रपोर्शन टू समथिंग, यही मतलब हुआ। तो इसका मतलब इफ दैट समथिंग इज बिग देन योर वोट्स हैव टू बी काउंटेड मोर देन वंस, यही मतलब हुआ। तो कोई ना कोई वोट वैल्यू लगनी चाहिए, राइट? पक्का? यस। अब यहां पे प्रॉब्लम है, यहां वोट वैल्यू में थोड़ा सा इशू है। आपको अगर थोड़ा बहुत प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आता है, आपको पता होगा एमपीज का वोट कितनी बार गिना जाएगा और एमएलएस का वोट कितनी कितनी बार गिना जाएगा, उसमें फर्क होता है। यूपी के एमएलए का वोट और अरुणाचल के एमएलए का वोट अलग अलग बार गिना जाएगा। यूपी के एमएलए का वोट 208 बार गिना जाता है, अरुणाचल के एमएलए का वोट सिर्फ 8 बार गिना जाता है, और एक एमपी का वोट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 700 बार गिना जाता है। यस और नो? अप्रोक्सीमेटली 700 बार गिना जाता है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट वैल्यूज अलग अलग हैं, राइट? लेकिन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट वैल्यू सबकी 1 है, सबकी 1 है। लोकसभा और राज्यसभा की वोट वैल्यू 1 है। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए कई बार अकेडमिशियंस ने क्वेश्चन उठाया है, इट इज नॉट रियली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सबका वोट वैल्यू 1 है। ठीक है? नहीं तो कभी आप राज्यसभा में देख लो, कभी भी वोट वैल्यू 1 नहीं होता। अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीट्स के वैकेंसी पर डिपेंड करता है मिनिमम वोट कितने चाहिए। दैट इज वाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, proportional representation for vice presidential election, proportional representation for Rajya Sabha election, proportional representation for legislative council election, ये चारों अलग अलग टाइप के हैं। याद है हमने एसएलसी का पूरा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के दिखाया था मैंने आपको, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है और वो कैसी होती है। दीज आर ऑल 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? तो ये 1 क्यों है? ये 1 इसलिए है बिकॉज यू हैव मेंबर्स एट द सेम लेवल, एट द सेम यूनियन लेवल। हालांकि काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई राज्यसभा के मेंबर्स की शायद वोट वैल्यू थोड़ी ज्यादा रख सकते थे, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज फंडामेंटली द चेयर ऑफ द राज्यसभा। ये कर सकते थे आप, किया नहीं। आर वी ओके विद दिस? क्लियर? ठीक है, गुड। अब इसका मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, तो हम प्रेफरेंसेस मार्क कर सकते हैं, है ना? आप जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सबके नाम पे इलेक्शन मार्क करेंगे। सपोज 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, आप 1 2 3 4 5 ऐसे प्रेफरेंस मार्क कर सकते हैं। ठीक है? सिंपल, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है वैसे। ठीक है, गुड। यहां तक समझ आया? पक्का? बढ़िया। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरे हिसाब में क्योंकि सीक्रेट बैलेट लगता है, विल एंटी डिफेक्शन बी एप्लीकेबल? नो। Provisions of anti-defection law are not applicable in a vice presidential election. Voting is done by secret ballot. There cannot be any whip that can be issued. You are not supposed to follow any. Are we clear on this? Yes or no? ठीक है, good.
अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें प्रॉक्सी वोट हो सकता है, एंड दिस इज वेयर वी हैव अ वेरी आई कैन से वेरी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रॉक्सी वोट नहीं होते। अगर कोई एमपी है जो डिसेबल्ड है या वो इलिटरेट है, तो वो क्या किसी की मदद ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इन अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में, आप एमएलए के इलेक्शन में चले जाइए, इफ समबडी इज डिसेबल्ड या पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनको नहीं पता ईवीएम में क्या बटन क्या होता है, यू कैन टेक अ कंपेनियन, यू कैन टेक दी असिस्टेंस। यहां नहीं कर सकते। यहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वहीं पे उनसे पूछ पाछ के जो आपको करना है वो करिए, बस, और कुछ नहीं। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, गुड। तो फिर कितने वोट चाहिए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो बड़ा सिंपल है, 50% प्लस 1। सिंपल प्रोसेस है, 50% प्लस 1। क्लियर? टोटल वोट्स में से इतने। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अंडरस्टूड? बस ना। ऑल्दो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पांचों की पांचों प्रेफरेंस मार्क करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या बैलेट पेपर रिजेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल बैलेट पेपर रिजेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड? गुड। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। proportional representation with a single transferable vote with a secret ballot। सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें अप्रोक्सीमेटली 50% प्लस 1 वोट्स चाहिए, राइट? अब इसका ये भी मतलब है कि कहीं ना कहीं, अब फॉर एग्जांपल, कुछ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स होना चाहिए जीतने के लिए। यस और नो? करेक्ट? ठीक, गुड। तो पहले तो वैलिड और इनवैलिड वोट्स को सेपरेट किया जाता है, ठीक है? फिर द नंबर ऑफ वोट्स विद ईच, जो हर एक कैंडिडेट को मिलते हैं, वो गिने जाते हैं, ठीक है? ये इसको पहला राउंड ऑफ काउंटिंग कहते हैं, ठीक है? जिसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस में जितने 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 वोट्स मिले वो मिलते हैं। यहां तक ठीक है? पक्का? फिर एलिमिनेट करके जो सबसे कम वाला वोट होता है उसको एलिमिनेट करते हैं, उसकी प्रेफरेंस आगे ऐड करते हैं, फिर थर्ड की प्रेफरेंस ऐड करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम याद आ रहा है? यस और नो? वैसे ही किया जाता है। बस सपोज ई को सबसे कम वोट्स मिले, तो जितने वोट्स ई को कम मिले, जिन जिन की ई के बाद की प्रेफरेंस थी, उसमें वो वोट्स ऐड हो जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? ठीक, गुड। समझ आया? बढ़िया। इससे ज्यादा हमको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जानने की कुछ खास जरूरत है नहीं, ठीक? अब जब एक बार इलेक्शन सीख लिया है, तो थोड़ा सा ये भी सीख लेते हैं कि भाई रिमूवल कैसे होगा। थोड़ा सा ये भी सीख लेते हैं कि भाई कैसे लोग प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। कुछ नहीं है इसमें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहली बात तो, जब हम वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिमूवल की बात करेंगे, जब हम वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करेंगे, तो कभी भी हम इंपीचमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंपीचमेंट इज ओनली यूज्ड फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? अब ऑल ऑफ दिस इज अबाउट वेकेंसी। वेकेंसी कैसे हो सकती है?
डेथ की वजह से हो सकती है, रेजिग्नेशन की वजह से हो सकती है, या रिमूवल की वजह से हो सकती है ना। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो कौन किसको रिजाइन करेंगे? स्पीकर अगर रिजाइन करता है तो किसको करता है? मैंने परसों बताया था, डिप्टी स्पीकर को। तो वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करेंगे तो क्या डिप्टी चेयर को करेंगे? नहीं, पैरेलल ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट विल ऑलवेज रिजाइन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। और जहां तक रिमूवल की बात है, वेरी सिंपल, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस, सिंपल टू स्टेप प्रोसेस। यहां से ध्यान से समझना कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ये प्रोसेस राज्यसभा से शुरू होगी। भाई राज्यसभा के लिए वाइस प्रेसिडेंट क्या है? राज्यसभा के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। उनके लिए वो वाइस प्रेसिडेंट बाद में होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहले है। तो आप उनको वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से निकालोगे, विच इज इफेक्टिव मेजोरिटी, राइट। लेकिन यही वाइस प्रेसिडेंट ताकत रखता है कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। ये वाइस प्रेसिडेंट देश के सेकंड हाईएस्ट सिटीजन है और सिर्फ राज्यसभा के हाथ में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो देश का वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा वो इफेक्टिवली हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स डिसाइड करेंगे। ये हमारा जो सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स का फेडरल बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए राज्यसभा के वोट करने के बाद लोकसभा भी वोट करेगी। लोकसभा चुपचाप सिंपल मेजॉरिटी से इस बात को अग्री करेगी या नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? जब तक राज्यसभा ना निकाले तब तक लोकसभा कुछ नहीं कर सकती। सो डज द लोकसभा singularly have the power to initiate removal proceedings against vice president? Yes or no? No. The Lok Sabha is simply a confirmation house. Is simply a confirmation house. ठीक है, आप निकालना चाहते हो, आपकी बात सही है, ठीक है, हम भी एक बार देख लेते हैं। You will require both the houses. You will require both the houses to pass a resolution removing the vice president. Agreed. But it has to start only and only with the Rajya Sabha. Are we clear on this? Pakka? Excellent. अब देखो, डेप्टी वालों का तो मोरलेस सिस्टम सेम ही है। एक चीज जो हमें अब सीखनी है वो ये है, स्पीकर लोकसभा वर्सेस चेयर राज्यसभा। यस, हमने परसों डिप्टी स्पीकर का इंपॉर्टेंस सीख लिया था। वो प्राइवेट मेंबर बिल्स की कमेटी में बैठते हैं, ऑल दैट वी डिस्कस्ड दिस डे बिफोर यस्टरडे। यस, ठीक है। देन स्पीकर लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स क्या है? डिसिप्लिन रखना चाहिए, फाइनल अथॉरिटी ऑन व्हाट इज स्पोकन इन द हाउस, ये सबके लिए कॉमन है। बट एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा आपकी एक्सक्लूसिव पावर क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, not at all. Anybody who's the presiding officer will decide anti-defection. Nope. Who specifically certifies?
मनी बिल, मनी बिल फर्स्ट। सेकंड, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज have to be coordinated and are controlled under the larger directions of the speaker. Yes, makes sense. जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयर्स अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर करता है। क्लियर? सिंपल इनफ। ये खास पावर है स्पीकर की। डू वी अंडरस्टैंड दिस? Yes or no? पक्का? ठीक। अब एक सवाल, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है बट सवाल, अगर डिप्टी स्पीकर is presiding over the house, does the deputy speaker have the powers to decide, to certify whether a bill is a money bill or not? Can a deputy speaker, while presiding over the house, yes or no? You're acting as the speaker, तो ठीक है, but are you acting? You're acting as the presiding officer. You're not acting as the speaker. While presiding the house, ऑपोजिशन से तो बाय कन्वेंशन है ना, ये सुन, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट भी नहीं करते, बिकॉज यहां कॉन्स्टिट्यूशन में तो स्पीकर ऑफ द हाउस लिखा है, अंडर आर्टिकल 110 क्या लिखा है? स्पीकर ऑफ द हाउस। बट व्हेन द डिप्टी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग, यू आर एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ द स्पीकर। When the deputy speaker is presiding, you have the same powers of the speaker. Yes. So can you give a certificate? Correct. Good. इसकी टेक्निकलिटी वैसे ये है, मनी बिल का सर्टिफिकेट आप हाउस में थोड़ी देते हो, आप तो पहले से रखते हो। यस सर, कभी आपने हाउस के सेशन में सर्टिफिकेट देते हुए देखा किसी को? नहीं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं स्पीकर विल बी मोर देन इनफ। यू हैव टू अटेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पीकर, उसके लिए उसको वहां पे बैठा होना जरूरी नहीं है। दैट इज द स्मॉलेस्ट टेक्निकल डिफरेंस एज टू व्हाई दिस इज द केस। ठीक है, क्लियर? गुड। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मतलब ज्यादा वो नहीं करना है कि यू नो, मतलब यू डोंट हैव टू पुश इट बियॉन्ड द पॉइंट। ठीक है, गुड। डिप्टी स्पीकर के बारे में हमने क्या सीखा था? वो जिस भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर होगा वो उनका चेयर होगा, और वो प्राइवेट मेंबर बिल का चेयर तो गारंटीड है ही है, ये हमने परसों पढ़ा था ना। यस, ठीक। अब राज्यसभा के चेयरपर्सन की बात करते हैं। कुछ तो खास हो रहा होगा राज्यसभा चेयर का, समथिंग दैट ओनली द राज्यसभा कैन डू, ओनली द राज्यसभा चेयर कैन डू, something which is given to the powers as the powers only to the Rajya Sabha chair. ठीक, there are some duties which are given to the chairperson Rajya Sabha. ठीक है, for example,
Please understand this. First things first. प्रेस काउंसिल सुना है? प्रेस काउंसिल, द रेगुलेटर ऑफ प्रिंट मीडिया. तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जब मेंबर्स चुनने होते हैं, उसके लिए जो कमिटी बैठती है, उसमें चेयर राज्यसभा भी बैठते हैं. ठीक है? When you're choosing members of the Rajya Sabha, when प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जब चेयर चूज किया जाता है, उस चेयर को चूज करने के लिए जो कमिटी बैठती है, उसमें राज्यसभा के चेयर भी बैठते हैं. दूसरा, राज्यसभा के कुछ मेंबर्स को राज्यसभा के चेयर अलग अलग बॉडीज में नॉमिनेट करते हैं. जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सुना है? उनका एक गवर्निंग बोर्ड होता है, उसको कोर्ट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं. करेक्ट? ठीक. दूसरा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, हज कमिटी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर. यहां तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयर भी चूज करने के लिए थोड़ा सा भी न्यूज में एनसीईआरटी चल रहा है. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, एनसीटीई, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, आईसीसीआर, हिंदू शिक्षा समिति, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज. इन सब के मेंबर्स, इसमें से इन सब के बोर्ड्स में कुछ कुछ राज्यसभा के मेंबर्स बैठाए जाते हैं. सो इट इज द चेयर ऑफ द राज्यसभा हु डिसाइड्स कौन कहां बैठेगा. आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? ठीक है. दूसरा, आपको पता है कि हमारे एमपीज की सैलरी के लिए गवर्निंग लॉ है, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट. वो जो एमपी सैलरीज का जो एक्ट है, उसके अंदर आप कुछ रूल्स बना सकते हैं. वो रूल्स तब तक नहीं इफेक्ट में आएंगे जब तक स्पीकर लोकसभा और चेयरपर्सन राज्यसभा दोनों उनको कंफर्म नहीं करते. रूल्स बनाने का काम तो मिनिस्ट्री का है, लेकिन जब तक स्पीकर लोकसभा और चेयर राज्यसभा इन रूल्स को कंफर्म नहीं करेंगे, तब तक ये रूल्स में चेंजेस नहीं होते. आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? बस. इसके अलावा जितनी जो भी कहानी है, वो सब कॉमन है. डिसिप्लिन रखेंगे, salaries and all are charged to consolidated fund of India. They will have the final say on what is procedurally correct on the floor of the house. सारी की सारी चीजें, बाकी सब कुछ सेम. ठीक है? प्रेसिडेंट का कम्युनिकेशन आएगा तो रिस्पेक्टिवली जो भी प्रिसाइड कर रहा होगा उनके थ्रू आएगा. ये सारे बाकी सब कुछ सेम है. आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? ठीक है? बस स्पेशल पता होना चाहिए, बाकी हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की कुछ खास जरूरत नहीं. ठीक है? बढ़िया. सो नाउ वी आर डन विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स. यस और नो? ठीक, कवर्ड. ठीक. अब मुझे एक शॉट में कन्वेंशन है, अब मुझे एक शॉट में पूरा का पूरा प्रोसीजर एक बार में कराना है, बिकॉज इट इज इजी, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. यहां से हम सीधा प्रोसीजर्स करेंगे, फिर प्रोसीजर्स के बाद मेंबर्स करेंगे, बिकॉज मेंबर्स से हमें इलेक्टोरल पॉलिसी करनी है. तो 2 लेक्चर और लगेंगे यहाँ पे. ठीक है? A lot of you had written to me कि आप में से काफी लोग घर ट्रैवल कर रहे हैं होली के लिए, तो आज आप लोगों ने कहा कि थोड़ा सा आज 1-1.5 घंटे की क्लास रखिए. बट टुमारो, बिकॉज टुमारो इज नॉट प्लेइंग होली, आई वुड लाइक टू टेक अ लॉन्गर क्लास
3 घंटे की 9 to 11:30 कल 12 बजेगा, लेकिन पूरा प्रोसीजर खत्म करके उठेंगे। क्या आप लोगों को मंजूर है? पक्का? यस। होली के दिन में छुट्टी नहीं देने वाला। शाम को हम पढ़ेंगे, तो दिन भर अगर आप भांग पी के बैठे हैं तो शाम को कॉफी पी के बैठ जाना, ठीक है? ये नहीं कि सर हमने भांग पी लिया है तो अब ऐसे कैसे होगा। प्रेसिडेंट क्यों पढ़ाएंगे विशाल? पहले लेजिस्लेचर खत्म करेंगे, लेजिस्लेचर के साथ इलेक्शंस खत्म करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। एक बार देख तो लो। हाँ, ठीक है, एक्सेलेंट, डन। दिव्यांश का फालतू बातें करो यार। बॉडीज कॉल किसने बोला नहीं पढ़ा रहा है भाई? कहा बॉडीज? बीच में से कौन सी बॉडीज पढ़ा दूं मैं? कौन सी बॉडीज बीच में से पढ़ा दूं मैं? बॉडीज तो जब टॉपिक पे आएगा तब तक पढ़ेंगे ना बेटा। यस, ठीक है बाबा, डन। कल करंट की होनी चाहिए, यस। इकोनॉमी का भी आई थिंक हिमांशु सर ने आपको सारी चीजें दे दी हैं। आई रिलीज अ कंपाइलेशन टुनाइट। आई हैव गॉन थ्रू मोस्ट थिंग्स, विल रिलीज दिस टुनाइट, ठीक है? हाँ, कल मिलते हैं रात को 9 बजे, डन। सी यू, बाय बाय। एक्सक्लूसिव पावर।